हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थारा जीएस। मैं मेधा मिश्रा, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, रैंक 91, सीजीपीएससी 2020 आज आपके लिए लेकर आई हूं न्यू गाइडेंस वीडियो ऑन पेपर 7। अब पेपर 7 की जब बात आती है, हमने जैसे प्रीवियस में दिया था देखा था सोशियोलॉजी के बारे में। अच्छा, आप इसका जो पीडीएफ होगा, जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ या जो भी गाइडेंस दे रही हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ देखना है तो आप ऐप से डाउनलोड उस चीज को कर सकते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक डील करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं पेपर 7। ठीक है, पेपर 7 देखने वाले हैं। अब पेपर 7 जब हम नाम सुनते हैं, जो स्पेशली सीजीपीएससी वाले होते हैं, तो थोड़ा सा मन में डर सा बैठ जाता है। अगेन पेपर 7 में मैं देखूं वही सेम रहता है क्या, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो सीजीपीएससी वालों के मन में हमेशा जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं वो ये चीज को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं कि जो पेपर 7 होता है इसमें सबको थोड़ा सा डर हमेशा रहता ही है। क्यों, रीजन क्या है इस चीज का, उस चीज को आज हम डील करेंगे। रीजन उस चीज का ये है कि ये पेपर है बहुत डायनेमिक पेपर। आपके ये जो तीनों पोर्शन रहता है ये काफी डायनेमिक एस्पेक्ट है। मतलब वो आपको एक इंटरनेशनल रिलेशंस वाला भी पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखना होगा, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संगठनें हैं उनकी स्टडी करनी होगी। प्लस इसमें बहुत सारे नए नए अधिनियम हैं या एक्ट्स हैं जिन्हें आपको स्टडी करना होता है। अब ये एक्ट्स जो हैं इसमें क्या होता है, अधिनियमों में क्या होता है, इसमें धाराएं जो हैं वो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, कभी भी हम देखेंगे कि इसके जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं धाराओं में, और धाराएं रहती हैं, और उसको क्या होता है, हमें पढ़ना होता है। ठीक, अब जो इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्या है, एक तो हमने इसमें देख लिया कि पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 में हम जो है वो एक्सक्लूसिव डील करेंगे लॉज पे, एक्ट्स पे, लेजिस्लेशंस पे। ठीक है, ये है लेजिस्लेशंस। ठीक, मतलब कि मोस्टली हम अधिनियमों पे विचार करेंगे। अधिनियम है, इसमें बहुत सारे अधिनियम है जिन्हें आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, और इन अधिनियमों की बहुत सारी धाराएं होंगी, मतलब आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब जो इसका पार्ट 2 होता है इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट 2 में हमें देखने को मिलता है बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यही एक पोर्शन है जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इसमें हम संबंधों को देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं जो हम न्यूज में अधिकतर सुनते रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हम पार्ट 3 में आते हैं, ये वाले पोर्शन में, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। बहुत सारे आयोग वगैरह है। ठीक है, हम इनमें क्या देखेंगे, आयोगों को देखेंगे, कमीशंस को देखेंगे। कैसी कमीशंस, शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी मैं आपको इसको पूरा एक सिलेबस के माध्यम से मैं आपको ये पूरा बताऊंगी। तो ये क्या हो गया, मोटा मोटा मैंने देख लिया कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। अच्छा, पार्ट 1 कितने मार्क्स कैरी करता है, 75 मार्क्स, ये 50 मार्क्स और ये 75 मार्क्स। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, बाइफर्केशन रहता है। अब इस पूरे पोर्शन को मुझे कैसे डील करना है, मुझे वो देखना है। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि ये एक्चुअली सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें पढ़ना है या किस तरीके से एक अप्रोच रखनी है और इसमें क्या करना है। जो हमारे सीजीपीएससी का पूरा सिलेबस होता है ना, 6 पेपर एक साइड और ये एक जो 7वां पेपर है ये एक साइड, इसमें हमें क्या करना है, ये टोटली थोड़ा डिफरेंट, एकदम हटके और एकदम अलग सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सीजीपीएससी के रेस्पेक्ट से, हमारे रेस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी लेट ऐड हुआ सीजीपीएससी के सिलेबस में। ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी था सीजीपीएससी में इस पेपर को ऐड करना,
क्योंकि इसमें हमें पूरे वर्ल्ड की जानकारी मिलती है ना। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमें पेपर 7 में देखने को मिलती हैं। अब अब आते हैं कि मैम इसको कैसे पढ़ें हम, या इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले उसके पहले ये देख लेते हैं, एक थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। और वो रियलिटी चेक क्या है? वो रियलिटी चेक ये है कि इसमें कितने मार्क्स स्कोर होते हैं। ठीक है, तो जिन लोग पेपर देते हैं और जो दे चुके हैं, जो प्रीवियस और कैंडिडेट्स रह चुके हैं, वो ये अच्छे से जानते हैं कि इसमें हम बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, मतलब काफी स्कोर इसमें नहीं होगा। इसमें अगर आपका 100 मार्क्स आ रहा है तो ये बहुत डिसेंट स्कोर है, आप मान के चलिए। ठीक है, काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। 100 प्लस जो है वो कितने लोगों का होता होगा, हमें ये देखना है। जैसे आप अगर बोलेंगे मैम ये तो इसका तो साढ़े मतलब 118 आया था नंबर, इसका तो 120 नंबर आया था, तो आप जो रिजल्ट निकाल के देखिए कि कितने लोगों का 118 आया था या 120 आया था। ठीक है, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, एवरेज मार्क्स लेकर के चलेंगे, राइट, कि एवरेज मार्क्स कितने लोगों को मिला, मतलब जितने ज्यादा लोगों को वो मार्क्स मिला है। अगर आप देखें तो इक्का दुक्का लोगों को अगर 100 प्लस मिला है तो आप वो देखना चाहेंगे, या तो फिर आप वो देखना चाहेंगे जो इसमें यूजुअली सबको मिल रहा है। ठीक है, तो 100 एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर है। हमारा ट्राई ये रहना चाहिए कि 90 टू 100 के बीच में हमें स्कोर हो जाए। ठीक, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये 100 प्लस गया है। जो टॉपर्स होते हैं उनके आप देखना 100 प्लस रहते हैं, लेकिन इसमें कई सारे टॉपर्स के ऐसा भी हुआ है कि मार्क्स जो है काफी कम आए हैं, 70, 80, 85 इस टाइप के रेंज में। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को एक रियलिटी चेक कराना चाह रही थी कि इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम जो है सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और हम बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स पे नहीं देख रहे होते हैं, या हम बहुत ज्यादा न्यूज को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो ये समस्या बहुत ज्यादा आती है कि इस पेपर को डील करने के लिए। प्लस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हर साल कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आप जब पिछला उठा करके क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये हर बार अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी फिर कैसे करेंगे? हम नहीं तो यूजुअली क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाते हैं, वही रिपीट होते हैं, हम उसको देख लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसे कहती हूँ कि ये बहुत ही डायनेमिक पेपर है। इसके लिए आपको क्या क्या चीजों पे फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको अपना दिमाग बहुत ओपन रखना होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब इसकी तैयारी कैसे होगी? अगर आप बोलेंगे कि मैं आखिरी के 15 दिन में इसकी तैयारी कर लूं, करंट अफेयर्स पढ़ लूं और रट के चले जाऊं, तो उससे नहीं होगा। ये सब्जेक्ट की पूरी जो प्रिपरेशन है ये आपकी तब से शुरू हो जाती है जब से आप मेंस स्टार्ट करते हैं। आप मेंस जब स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, तब से आप देखते चले जाते हैं क्या आप क्या क्या फॉलो करते चले जाते हैं। न्यूज़पेपर्स देखते हैं, मंथली करंट अफेयर्स देखते हैं। अच्छा, मटेरियल की मैं बात करूं, मटेरियल बहुत सारे हैं। अगेन वही, मैं मटेरियल पे एंटर नहीं करना चाहती। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मार्केट में हजारों मटेरियल अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हजारों मटेरियल अवेलेबल है। आपको जो सूट होता है, आपको जो समझ आता है, जिसकी शैली लिखने की समझ में आती है, या जिसका आपको कंपाइलेशन अच्छा लगता है, आप वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का या तो फिर उस पर्टिकुलर जो भी बुक है वो आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या करना है। आप देखेंगे टॉपर्स, हर टॉपर अलग अलग मटेरियल से प्रिपेयर करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल है ऐसा हम नहीं कह सकते, ये आपको वो सूट करेगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप इसमें मटेरियल जो आपको फॉलो करना है वो कर सकते हैं। अब मटेरियल एड ऑन कैसे करें और क्या करें, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेबस को देखते हैं कि क्या है सिलेबस। ठीक है, ये आपके सामने मैंने खोल दिया सिलेबस, आई होप आप सबको विजिबल होगा ये। अब देखो ये पेपर 7 का सिलेबस है। ठीक, ये मैं क्यों लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं इसमें अच्छे से आपको बता पाऊंगी कि क्या है और क्या नहीं पोर्शन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं पार्ट 1। ठीक, क्या है पार्ट 1 में, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज। ठीक, वही मैंने आपको अभी भी बताया
कि इसमें हमको कैसी सारी चीजें पढ़नी है। इसमें हमको, जो मैंने आपको मोटा मोटी बताया, इसमें हमको लॉज पढ़ने हैं, इसमें हमको एक्ट्स पढ़ने हैं, इसमें हमको अधिनियम पढ़ने हैं, इसमें हमको कानून पढ़ने हैं, लेजिस्लेशन पढ़ने हैं। ठीक है, कानून क्यों जरूरी होता है? कानून इसलिए जरूरी होता है कि हम जो एक सोसाइटी में रहते हैं उसे हम एक पर्टिकुलर प्रारूप में चला पाए, इसके लिए कानून बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो सोसाइटी में क्या फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो यही लेजिस्लेशन जो होता है, यही जो कानून होते हैं, ये सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, या पारित किए जाते हैं लेजिस्लेशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं कि विभिन्न कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कानून किस लिए बनाए जाते हैं? समाज को एक व्यवस्था में, एक ऑर्डर में, एक स्टेबिलिटी में रखने के लिए। ठीक है, और क्यों बनाते चले गए हैं हम ये कानून? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले समाज में, मतलब जो पहले जो सोसाइटी होती थी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती थी, या ट्रेडिशनल जो समाज हुआ करते थे, पारंपरिक समाज थे, उनमें बहुत सारी रूढ़िवादिता थी। ठीक है, तो उन रूढ़िवादिताओं के चलते बहुत अत्याचार हो रहा था। या तो वो फीमेल पर ले लो, या तो फिर वो लोअर कास्ट पे ले लो। हम बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें क्या है, उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है, या कुछ ऐसी कुरीतियों की वजह से वो लोगों को एक सामान्य जीने का अधिकार भी उनको नहीं मिल पाता था। तो जब हम ये देखते चले गए और आगे बढ़ते गए, तो आज के समाज में हमने उन कुरीतियों को हटाने के लिए कानून ऐसे हम कई सारे लेकर आए, जिससे क्या होता है, आप अपने राइट्स के लिए, आप अपने अधिकार के लिए क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो ऐसे अधिकार जो है आपको प्रदान किए गए हैं। अब वो अधिकार आपको कानून के रूप में लागू करने के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कानूनों की क्यों आवश्यकता है हमें। ठीक, अब इसके लिए हम विभिन्न तरीके के क्या है, हमने एक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। अब चलो इनको देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको क्या है डील करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस में देखिए क्या क्या है। ये हमें बोल रहे हैं, देखो, इंडियन सोसाइटी सोशल लेजिस्लेशन एज ए फॉर्म ऑफ अ मीन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्म। अच्छा, हिंदी वाले भी सिलेबस जो है वो साइड बाय साइड खोल के रखेंगे और इसको एक एक लाइन को देखते जाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये है क्या कि इंडियन सोसाइटी सोशल लेजिस्लेशन एज अ फॉर्म ऑफ मीन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्म। अब ये वाला पोर्शन जो है भारतीय समाज से रिलेटेड है, और ये आपको सोशियोलॉजी में भी मिल जाएगा। तो ये जो सोशियोलॉजी में आप पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, सामाजिक कानून क्यों चाहिए, समाज को एक ऑर्डर में है, वही अभी जो मैं बता रही थी आपको, ये वही चीज है। अब देखो, यहाँ से विभिन्न प्रकार के एक्ट स्टार्ट होते हैं। ठीक, देखो इसमें कितना सारा एक्ट लिखा है। ठीक, कौन कौन से एक्ट लिखे हैं? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्या, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट। ये सारे अलग अलग क्या है, एक्ट्स हैं या फिर अधिनियम है जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी कि विभिन्न टाइप के जो कानून हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिविल सेवा संरक्षण अधिनियम। ठीक, जैसे कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब इसको हम चलिए एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास जो हिंदी वाला सिलेबस है उसमें क्या है। देखिए इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा। ठीक है, मतलब कि सीआरपीसी की धाराएं और आईपीसी की धाराएं जो कि किससे रिलेटेड हैं, महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड है। घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा हम बहुत ज्यादा देखते आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहेंगे हम इसे। घरेलू हिंसा, स्त्री का संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट। उसके बाद फिर हम देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, बहुत फेमस है ये, कौन सा, आरटीआई एक्ट। ठीक है, आरटीआई एक्ट, इसे हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, इसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ठीक, इस तरीके की जो अधिनियम है, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, ये सारे हम क्या है इसमें देखेंगे। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसा होता है। तो इसमें जो हमारा जो सिलेबस है
इसको मेनली जो है ये अधिनियमों में डील किया गया। अब देखो, अब ये वाला जो पेपर है इसको आप कैसे डील करेंगे, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, आपने देख लिया सिलेबस में क्या क्या है, अधिनियम है। अच्छा, फिर इसका जो सेकंड पोर्शन है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी कुछ अधिनियम होंगे। ठीक, जो एक क्या होता है, एक स्टेट की जो सरकार होती है वो लेकर के आती है। जैसे कि इसमें देखो छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न अधिनियम बस दे दिया है, इसमें ये नहीं दिया है कि कौन से अधिनियमों को हमको पढ़ना है। ठीक, तो मतलब कुछ भी कोई भी अधिनियम उठा के दे सकता है, तो हमें क्या है वो देखने की जरूरत है। ठीक है, जो आपको वही मैंने कहा नोट्स वगैरह में मिल जाएगा वो चीज कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिनियम जो आपको पढ़ना है। जैसे कि टोनी प्रताड़ना अधिनियम है जो आया हुआ है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है, ये आप देख लीजिए। तो इसमें जो उसके बाद जो छत्तीसगढ़ से फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट है, उसका खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, वो आप देख लीजिए। तो इस तरीके का छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है हमें उसे भी पढ़ना होगा, कि बहुत ज्यादा अधिनियम नहीं है। गौ सेवा अधिनियम है, कुछ कुछ स्टेट के अलग अलग अधिनियम है जो आपको स्टैंडर्ड नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो 4 से 5 जो है इसमें पढ़ के चले जाएंगे। ठीक, उसमें उसके बाद क्या बोला, एवं उनके छत्तीसगढ़ के निवासियों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेंगे। तो ये वाला जो पेपर जो है इसको जब हम देखते हैं, अब देखो इसमें जो थर्ड पोर्शन दिया वो क्या है, कल्याणकारी योजनाएं। योजना हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, स्कीम्स हम सब पढ़ते हैं, स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, योजना हम पढ़ते हैं, क्यों, हम जब करंट अफेयर्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं हम तब पढ़ते हैं योजनाएं, या फिर छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट जब हम डील कर रहे होते हैं CCGS तब पढ़ते हैं। तो ये योजनाओं का एक मल्टीपल इफेक्ट आएगा पढ़ने का, वो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस ढंग से है। चलिए, ये आपने देख लिया, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में मैंने आप लोग को दिखा दिया है। देखो ये सिलेबस, ठीक है, इंग्लिश में, और ये वाला जो सिलेबस है ये सिलेबस हिंदी में। तो ये हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या आएगा। अब चलो, ये हो गया, आपने सिलेबस देख लिया, समझ लिया कि क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। अब इसमें थोड़ा डीप में घुसते हैं और देखते हैं कि क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम क्या डील करने जा रहे हैं अभी, अभी मैं आप लोग को बताने जा रही हूं कि पेपर 7 का पार्ट 1। ठीक है, पेपर 7 पार्ट 1। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, सिलेबस को हमने एक बार गो थ्रू कर लिया है कि किस ढंग से सिलेबस है, क्या है, उसको हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस ढंग से इसको करेंगे हम लोग। तो हमने एक मोटा मोटी इसमें क्या देखा, पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये 3 सॉरी, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट में। फर्स्ट पोर्शन में ये मुझे कहता है कि मुझे विभिन्न तरीके के एक्ट्स पढ़ने हैं, अधिनियम पढ़ने हैं। ठीक है, अधिनियम या तो फिर लेजिस्लेशन, कानून। ये कौन सा लेवल का है, इंडिया लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के लेवल पे सेकंड आते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पोर्शन में हमने क्या देखा कि इसमें छत्तीसगढ़ के एक्ट्स या अधिनियम, ठीक है, कौन कौन से अधिनियम है। ठीक, किया हो गया। तीसरे में आते, तीसरे में क्या बोले, योजनाएं। ठीक है, योजनाएं। अब इन योजनाओं में इंडिया प्लस छत्तीसगढ़, ठीक है, विभिन्न योजनाएं या फिर स्कीम्स। प्रोग्राम्स, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ये मैंने पार्ट 1 को तोड़ दिया है कि ये 3 पार्ट में इस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, अब इसको हम देखते हैं कि एक्ट्स या अधिनियम या फिर कानून जो है बहुत सारे मेंशन थे, अभी अभी हमने देखा है, मैंने आप लोग को बताया कि काफी कुछ उसमें इंक्लूड है। ठीक है, सिविल सेवा संरक्षण अधिनियम, SC/ST एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इस तरीके का अलग अलग एक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक्ट है वैसे तो सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक, कि ये पर्टिकुलर एक्ट्स जो है आपको पढ़ने हैं। अभी अभी मैंने आप लोग को दिखाया था, है ना, ये जैसे ये देखो, ये जैसे है, ये सब क्या है इसमें मेंशन्ड है।
ये देखो कौन कौन सा है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसका जो एक है ये वाला पोर्शन, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, ठीक है, मतलब सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं जो किससे रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये समझ में आ गया। लेकिन अब जब हम इसमें देखें, हमने अभी भी क्या देखा, हमने अभी भी देखा कि कौन कौन से एक्ट्स हैं और कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है, जो पूछा गया। मतलब मुझे देखो अब क्या पूछा जा रहा है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। अब देखो इसमें आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं पूछा गया, ठीक है, किससे रिलेटेड बोला गया, महिलाओं से रिलेटेड बोला गया। लेकिन जो हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड ही आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सिलेबस में तो दिया हुआ है कि महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है, और हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या हम देख रहे हैं कि ये आईपीसी सीआरपीसी आपको बलवा का पूछ लिया है या फिर धोखाधड़ी का कुछ पूछ लिया है, ठीक है, या तो फिर जमीन रिलेटेड कुछ पूछ लिया है धाराएं, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि जो अभी जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो हो चुके एग्जाम्स हैं, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पेपर 7 पार्ट 1 है वो काफी अनसर्टेन टाइप का है, ठीक। तो मतलब जरूरी नहीं है कि ये महिलाओं से रिलेटेड आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं पूछी जाएं, ठीक। और अभी तो आईपीसी सीआरपीसी को चेंज करके भी बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। अभी क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी मर्ज कर दिया गया है और इसे सब मर्ज करके नया कानून भी बनाया गया है, ठीक है, तो उसको भी आप एक बार स्टडी कर लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें और नई ऐड हुई हैं, ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में, ठीक। तो क्या है कि हम जो देखते आ रहे हैं अभी तक आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में कि वो महिलाओं से ही रिलेटेड नहीं बोल रहा है, वो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ा जाए, तो क्या होता है देखो, एक जो सिलेबस होता है उसमें हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि हम सिलेबस को कट टू कट फॉलो कर सके, ठीक है। तो मेरा ये पहले रहता है, ये बोलना रहता है कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करिए। सिलेबस में जो एक एक पॉइंट्स दिए हैं आप उनको पहले कंप्लीट करिए, जो अधिनियम दिए हैं उनको पहले कंप्लीट करिए, सिलेबस की जो एक एक वर्डिंग है उसको पहले कंप्लीट करिए। अब अगर इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर वो आपसे नहीं बन रहे हैं तो वो बाकी लोगों से भी नहीं बन रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जो वो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं जो है वो जो पहले पूछ चुका है, क्या वो उसको फिर से रिपीट कर रहा है क्या? कुछ केसेस में कर सकता है, कुछ केसेस में नहीं कर सकता, तो हमें कैसे पता चलेगा? आईपीसी सीआरपीसी में इतनी सारी धाराएं हैं, हम क्या वो सब पढ़ सकते हैं क्या? इतना बड़ा सिलेबस हम क्या कवर कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे सिलेबस में तो सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड दिया है, तो हम महिलाओं से रिलेटेड ही पढ़ के जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो इधर उधर से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे हमें क्या करना है, ठीक है। तो अभी जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिन धाराओं को पूछा गया है, उन धाराओं का एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर उसे दोबारा पूछता है तो आप उस कंडीशन में रहें कि आप वो आपसे ना छूटे। क्यों? क्योंकि वो पहले पूछा जा चुका है, तो आपको वो रेडी रखना होगा, क्या पता वो दोबारा पूछ दे, ठीक है। नहीं तो महिलाओं वाला तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में दिया है। अब अगर एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं तो वो आपके लिए ही नहीं, सारे लोगों के लिए बाहर के होंगे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 200 नंबर के पेपर में आपको पूरा 200 का 200 अटेम्प्ट करके आना है, ये एकदम जरूरी नहीं है। ना ही आपको फेकोलॉजी करने की जरूरत है। अगर आपको वो धारा नहीं आती है और आप उसमें अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं कि इसमें ये लिख सकता हूं मैं, या पेज भरने के लिए आप उसको कुछ भी कर रहे हैं, जगह भरने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम मत करिए, क्योंकि चेकर्स ये सारी चीजों को नोट करते हैं कि आप उसमें जबरदस्ती का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर वो पर्टिकुलर धारा नहीं आती, क्योंकि भाई वो धारा है, वो एक आर्टिकल है, ठीक है, उस आर्टिकल में लिखी चीजें जो होंगी वो मतलब एकदम इंटैक्ट होंगी, उसको मैं आप फिकोलॉजी या फिर अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। तो इसलिए अगर आपको वो आती है धारा तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, वो सीधी सी ये बात है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपको 75 मार्क्स में जो सिलेबस में आपके दिया है, एटलीस्ट आप उतना तो प्रिपेयर करिए,
ठीक है, ये 75 मार्क्स का अगर पेपर है तो जो सिलेबस है मैं उसको तो पहले पूरा कंप्लीट कर लूं कि सिलेबस की चीजें आए तो वो मत छूटे। ठीक, जो बाहर की चीजें आ रही हैं, आउट ऑफ द सिलेबस चीजें आ रही हैं, वो तो छूटनी है, वो मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैं इतना वो नहीं है कि आप सारी धाराएं पढ़ के जा सकें। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया माइंड में, इसलिए मैं इस चीज को बोलती हूँ ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। बस सिलेबस की चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो चीज आपकी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक एक्ट से रिलेटेड, अधिनियम से रिलेटेड मैंने बताया। अब एक्ट्स को इसमें कैसे डील किया जाता है, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं कि जो एक्ट्स है, ये लेजिस्लेशन है, इसको हम लोग कैसे अंदर घुस के पढ़ें और कैसे क्या करके पढ़ें। अब देखो, जो अधिनियम होते हैं, जितनी भी अधिनियम है, जो भी हमने किस में देखे हैं, सिलेबस में देखे हैं। आप सिलेबस अपना सामने खोल कर रखिए, जो मैं बताते जा रही हूँ आपको समझ आते जाएगा कि किस तरीके से इसको डील करना है। अब इसमें मैं अधिनियम में ये देखती हूँ कि कोई भी अधिनियम होता है, मान के चलिए कि SC/ST एक्ट है, SC/ST अधिनियम एक्ट, SC/ST एक्ट शॉर्ट में बोल रही हूँ मैं, इसका लंबा चौड़ा नाम है, इसको आप देखेंगे सिलेबस से कि इसका क्या लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, ये बस मैं बता रही हूँ आपको शॉर्ट में कि किस ढंग से इसको करना है। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट करके दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे। ठीक, अब ये SC/ST एक्ट में आपको किस ढंग से डील करना है, एक अधिनियम में आपको क्या क्या देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो कोई भी अधिनियम जो होता है उसकी क्या होती है, परिभाषा, डेफिनेशन, या फिर मैं कह लूं अबाउट द एक्ट। ठीक है, एक्ट के बारे में। ठीक, एक्ट क्या चीज है, क्यों लाया गया था, क्या चीज के लिए है, क्या चीज की प्रिवेंशन के लिए है वो एक्ट, क्या चीज से बचाने के लिए है आपको वो एक्ट, क्यों लाया गया था, किसको न्याय दिलाने के लिए, किसके अधिकारों को दिलवाने के लिए, वो सारी चीजें आपको क्या है मेंशन रहेंगी। फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्ट आपका यही रहेगा कि आपको क्या बोलते हैं, क्या है उस एक्ट में, उसमें क्या रहेंगे, अगेन धाराएं रहेंगी। ठीक है, धाराएं रहेंगी, आर्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, ये जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल्स हैं, ये क्या चीज के लिए हैं, कैसे हैं, क्या है, बहुत सारी धाराएं रहेंगी। ठीक है, काफी सारी धाराएं रहेंगी एक एक्ट के अंदर, बहुत सारी धाराएं रहेंगी, तो उसको आपको कैसे पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मोस्टली आप देखना धारा 2 होता है, ठीक है, आर्टिकल 2 होता है जो, या फिर 3, किसी किसी में 3, 2 या 3, इसमें उस एक्ट से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, उस एक्ट के कीवर्ड्स, उस अधिनियम के कीवर्ड्स, कुछ परिभाषाएं होती है 2-2 नंबर में, तो अधिकतर वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ क्या 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 परिभाषाएं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को मैं लेती हूँ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में मेरे से क्या पूछा जा सकता है कि एनवायरमेंट क्या है। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है इस बारे में पूछा जा सकता है। हैजार्डस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हैजार्डस सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, ये सब किस में दिया हुआ है, धारा 2 में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे लोक सेवा एक्ट है, लोक सेवा अधिनियम है। ठीक, लोक सेवा अधिनियम में पूछ दिया हमसे कि एक लोक सेवक कौन होता है। ठीक है, तो ये लोक सेवक कौन होता है, इसको भी धारा 2 में परिभाषित किया गया है। तो मोस्टली आप देखेंगे, जो मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि धारा 2 या 3 में, किसी भी एक्ट के धारा 2 या 3 में क्या दिया होगा, धारा 2 या 3 में ये दिया हुआ होगा कि उस एक्ट में यूज होने वाले कुछ कीवर्ड्स जो हैं, जो बार बार उसमें आ रहे हैं, उनकी कुछ परिभाषा दी होगी। तो ये सबको किसमें पूछा जाता है, 2 मार्क्स वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपकी 2 मार्क्स की लायक तैयारी जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, 2 मार्क्स में इसको पूछा जाता है, तो आप ये धारा 2 या 3 को देखेंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर चाहें तो ये पर्टिकुलर धारा अगर मुझे पूछ दी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि मुझे ये पर्टिकुलर पूछ दिया कि आप ह्यूमन राइट से क्या समझते हैं,
मतलब आप मानव अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, मानव अधिकार से। तो मानव अधिकार की डेफिनेशन मैंने पढ़ रखी है, अब मैं उसको जब लिखने जाऊंगी तो फिर मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, मानव अधिकार से ये अभिप्राय है, ऐसे लिख सकती हूँ। या तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम फला फला के अनुसार, ठीक, धारा 2 के अनुसार, वो ऐड जरूर करें, धारा 2 या धारा 3 के अनुसार जो मानव अधिकार से ये अभिप्राय है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आपने वो एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया, उसकी पर्टिकुलर धारा को भी अपने आंसर में लिख लिया। इससे क्या होगा, अच्छा नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, कोई विशेष समस्या नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई विशेष समस्या नहीं है, मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये धारा को मेंशन कर दें, है ना, एक्ट का नाम मेंशन कर दे, तो आपका वही आंसर क्या हो जाता है, एक नॉच हाई चले जाता है। बस मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ द वेज है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका धारा 2 या 3 में क्या आता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है, धाराएं आती हैं। अब मैम इसमें कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, धारा 2 या 3 वाला तो मैंने आपको बता दिया, जो परिभाषा वाला है वो पढ़ना है। अब जो स्टैंडर्ड नोट्स होते हैं उनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं का ही जो डिस्क्रिप्शन होता है वो दिया हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे क्या क्या पूछ सकते हैं धारा से रिलेटेड, धाराओं में मोस्टली क्या क्या धाराएं पूछते हैं, धारा ये पूछते हैं कि उस पर्टिकुलर जो अधिनियम है उसको नहीं मानने के लिए क्या दंड होगा, ठीक है, क्या उसकी पेनल्टी लगेगी, ठीक है, कौन सा आयोग बनाया गया है, ठीक है। या तो फिर इस तरीके का जो हमको देखने को किसमें मिलेगा, एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो वो धाराएं आप ढूंढिए जिसमें कि क्या है, जिसमें आपको ये दंड वाला या आयोग वाला, तो इंपॉर्टेंट कुछ धाराएं पढ़नी है आपको, पूरी धाराएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट धाराएं आप पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट धाराएं कैसे पढ़ेंगे, प्रीवियस सिलेबस को स्टडी करके, और जो कुछ स्टैंडर्ड नोट्स होंगे, है ना, उनको देखेंगे आप। अगर आप वो स्टैंडर्ड नोट्स देखेंगे तो जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी वो आपको उसमें दी हुई रहेंगी, आप एटलीस्ट उतना तो याद करके जाइए। क्योंकि क्या होता है, बहुत ज्यादा समेटने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। तो आप जो है उसको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे आप फोकस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 75 मार्क्स का अगर ये पेपर है, और अगर मैं इसमें 60 मार्क्स के लायक भी प्रिपेयर कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए, ये मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन हमें ये एक आइडियल अटेम्प्ट लेकर चलना चाहिए, ठीक है। 75 मार्क्स के लायक पेपर है, उसमें आप 60 मार्क्स के लायक तो एटलीस्ट बनाइए पेपर, या प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। बाकी तो जो धारा जो होगी, जो आपने नहीं पढ़ी होगी, वो छूटेगा ही छूटेगा, जो आउट ऑफ द सिलेबस आएगा वो छूटेगा ही छूटेगा, जिसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने इसका एवरेज स्कोरिंग देखा इस सब्जेक्ट का कितना है, ठीक। आपको कोशिश करना है 100 मेरा एक आइडियल अटेम्प्ट इसमें जाए, 100 मार्क्स मेरे डिसेंट स्कोर इसमें आए, ठीक है। उससे ऊपर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ कुछ धाराएं जो है इंपॉर्टेंट धाराएं, आप उसे देख लें और इसको क्या कर लें, थोड़ा कॉपी में लिख लिख के इस चीज को प्रैक्टिस कर लें, तो आपको वो धाराएं भी याद हो जाएंगी, कौन सी धारा में क्या है ये भी याद हो जाएगा, क्या क्या पढ़ना है ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब जो है मैंने क्या देख लिया, पार्ट 1 को मैंने देख लिया, ठीक, धाराएं आती हैं करके आपको पता लग गया। अब आते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के एक्ट्स या फिर अधिनियम, ठीक है। वैसे ही सेम एक्ट्स जो इसमें थे वैसे ही छत्तीसगढ़ के भी कुछ एक्ट होंगे, ठीक है। तो उन्हीं प्रताड़ना अधिनियम, ठीक है, और इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट आता है, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा गारंटी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। इस टाइप के अधिनियम जो हैं इंपॉर्टेंट हैं किसमें, छत्तीसगढ़ के एक्ट में, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू कोड LRC, ठीक है, छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू कोड, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसे हम जो भूमि राजस्व वाला जो एक एक्ट है, ये अभी कुछ कुछ ज्यादा जो है
पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। राजस्व संहिता जो अधिनियम है जो छत्तीसगढ़ का है, इसे आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये अभी आने वाले दिनों में जो हम देखते जा रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस पीएससीज हुए हैं उसमें काफी पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ का एलआरसी जो है आप अच्छे से पढ़ के जाएं, इसकी जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो पढ़ के जाएं। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज बता दे रही हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो एलआरसी है, लैंड रेवेन्यू कोड है, ठीक है, तो इसमें लैंड रेवेन्यू कोड में ये चीज है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में एससी एसटी से रिलेटेड जो धाराएं हैं ये आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, एससी एसटी से रिलेटेड धाराएं, इनको आप जरूर देख के जाएंगे एक बार। लैंड रेवेन्यू कोड में आप इसको थोड़ा ध्यान से देख के पढ़ के जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं किसमें, छत्तीसगढ़ का एक्ट वगैरह हो गया। अच्छा, और एक्ट में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। देखो, एक्ट में क्या क्या पूछते हैं देख लिए। एक परिभाषा पूछता है, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं वो पूछता है, डायरेक्ट धारा का नंबर देकर के पूछ लेता है, या तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस करके पूछ लेता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, देखो धाराओं में धारा के बारे में, अबाउट द एक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स और धाराएं, आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बाद और धारा में क्या पूछ सकता है, संशोधन, ठीक है, संशोधन, अमेंडमेंट्स। देखो, कोई भी धारा जब बनती है, ठीक, तो उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं जो ओवर द टाइम धीरे 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 करके हमें समझ में आती हैं कि हाँ हम इसमें ये चेंज कर सकते हैं, हम इस धारा में ये चेंज कर सकते हैं, या तो फिर इस पर्टिकुलर अधिनियम में ये इसमें बदलाव आना चाहिए। तो समय के साथ धीरे 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 अधिनियमों में बदलाव होता गया है। इसी बदलाव को हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं, या फिर संशोधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो संशोधन हुए हैं ये भी आपको मिल जाएगा उस एक्ट में, जो बाद में आए हैं। ठीक, जो जिसमें इनको क्या किया है, ऐड किया गया है। जैसे पर्टिकुलर मान लो धारा 8 थी, और मैंने धारा 8 में 8 क जोड़ दिया, तो धारा 8A जोड़ दिया, और इसमें हमने क्या कर दिया, एक नया प्रोविजन जो है, एक नया प्रावधान जो है हमने उस अधिनियम में ऐड कर दिया। तो ये प्रावधान जो है, ये अमेंडमेंट जो है, ये संशोधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको पक्का से देख के जाने हैं। और ये कहाँ मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा नेट पे। ठीक, इसको मैं लास्ट में और बताऊंगी कि आप और एक चीज कहां से कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, अमेंडमेंट्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट इसके अमेंडमेंट्स। अब योजनाएं, अच्छा थर्ड वाला पोर्शन में आ जाते हैं। थर्ड वाला पोर्शन है योजना। योजना में कुछ बताने लायक है क्या, योजना में कुछ बताने लायक नहीं है। योजना आपको पूरी पढ़नी है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप देख लें। कुछ जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं या जो चली आ रही हैं वो योजनाओं को आप एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, आपको कोई भी वही स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगी, आप उसको एक बार योजनाओं को देख लें। योजना डायरेक्ट पूछा जाता है और उस योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रावधान या प्रोविजंस आपको लिखने होते हैं। छत्तीसगढ़ की योजना को हम लोग छत्तीसगढ़ के पोर्शन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे के लिए भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो योजना वाला पोर्शन जो है ये आप लोग इजीली कोई भी स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, योजना में कुछ नहीं है, योजना के प्रमुख प्रावधानों को ही हमें देखना है। ठीक है, वो योजना क्या है, किस लिए है, उसके प्रावधान क्या है, प्रोविजंस क्या है, और उस योजना से लाभ या हानि क्या है। ठीक है, ये सारी चीजों को हमको योजना में पढ़ना है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, समझ में आपको आ गया होगा कि किस ढंग से इसमें क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो आपके पास मटेरियल होगा आप उससे देख के जो है अपना तैयारी करते रहिए।
अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको डील कैसे किया जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या देगा, परिभाषा, ठीक है, या फिर डेफिनेशन। ठीक, किसकी डेफिनेशन मैंने बताया था, एक्ट की डेफिनेशन, ठीक है, क्या एक्ट की डेफिनेशन होती है वो पूछ सकता है। तो परिभाषाएं जो कि आपके एक्ट में दी हुई है, अधिनियमों में है, ठीक है, अधिनियम में जो मैंने बताया था अधिकतर धारा 2 या 3 में देखने को मिलते हैं। ये टाइप की 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं ये परिभाषाओं में पूछ सकते हैं, समझ आया। अब उसके बाद सेकंड किस टाइप का पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर धारा बताओ किसकी, किसी भी अधिनियम की, ठीक है, अधिनियम की धारा पूछ लेगा आपसे, ठीक है, इस पर्टिकुलर अधिनियम की ये पर्टिकुलर धारा बताओ, धारा के नंबर से आपको पूछ लेगा, जैसे धारा 8 बताओ, धारा 9 बताओ, धारा 10 बताओ, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। या तो फिर थर्ड आएगा कि आपको सीधा सीधा अधिनियम पूछ दिया जाए, ठीक है, अधिनियम, या तो आपको अधिनियम पूछ रहा है या तो पूछ रहा है उस अधिनियम के हिसाब से अधिकार आपको क्या क्या प्राप्त है, राइट्स पूछ रहा है, डायरेक्ट ये एक्ट पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एक्ट के, प्रावधान है, उन्हें आपको इसमें देना है, ठीक है। ये जनरली बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो 8 से 15 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अधिनियम या फिर एक्ट। इसी में ये 8 से 15 मार्क्स वाले में ही चौथा क्वेश्चन होगा योजना का, कोई भी एक योजना उठा करके दे दिया छत्तीसगढ़ का या तो फिर इंडिया रिलेटेड, ठीक है, फिर उस योजना में भी आपको उसके इंपॉर्टेंट जो है वो प्रावधान देखने हैं, ठीक, उससे क्या लाभ हानि है, ठीक है, और उसमें और क्या संशोधन किया जा सकता है, आप अपने पॉइंट्स इसमें बता सकते हैं, ठीक। अच्छा, इस अधिनियम में भी आप क्या करेंगे, प्रावधान और संशोधन को भी डील कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा कि इस पर्टिकुलर योजना से क्या क्या अधिकार आपको प्राप्त हैं, तब भी आपको वो पूरी क्या है अधिनियम को ही डील करना है, या तो फिर डायरेक्ट पूछ लेगा ये पर्टिकुलर अधिनियम क्या है, ठीक है, जैसे आपसे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लिया, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है पूछ लिया, तो आपको उसमें ये वाले पोर्शन में डील करना है। 8 से 15 मार्क्स में पूछेगा, आप उसको अच्छे से पॉइंट वाइज बना के जमा के उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने इनफ इस चीज को कवर कर लिया है कि ये सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से आप इसको डील करेंगे, जो ये पार्ट 1 वाला पोर्शन था उसको कैसे डील करेंगे। मैंने आपको बता दिया, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक, आप सिलेबस को पहले पकड़िए, सिलेबस की चीजों को पहले कवर कीजिए, जो इधर उधर की चीजें हैं वो छूटेंगी, वो आपसे ही नहीं सबसे छूटेंगी, तो इसीलिए जो नहीं आता है उसके चक्कर में ना रहकर जो आता है वो आप देखने की कोशिश करिए। ये सब्जेक्ट लगभग वैसा ही है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज की सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है बहुत, क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या नहीं आएंगी, हर बार रिपीट नहीं होते इसमें क्वेश्चंस, तो इसमें आपको क्या है एक डिसेंट स्कोर आ जाए, आपको इतनी कोशिश करनी है, ठीक है। हर जो ऐसी चीज जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस है उसके पीछे भागने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका जो देखो, आपको तो एक मटेरियल तो मिलेगा किसमें, मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, या तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। प्लस मेरा इसमें ये सजेशन है कि आप इनके बेयर एक्ट्स रखें, ठीक, बेयर एक्ट क्या होता है, ठीक, इसकी जो मूल प्रति है, किसकी, अधिनियम की मूल प्रति, वो आप जरूर एक बार देखें। कैसे, ये जो इसकी मूल प्रति आपको कहां पे मिलेगी, इसको अपना मूल प्रति मिलेगी जब आप इसको सर्च करेंगे, ठीक है, आप इसको सर्च करिए, किसमें, गूगल में आप इसको सर्च करिए, और इस पूरे सब्जेक्ट का ना जो मेजर चीजें हैं ना, वो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहती हूँ, इस जो पूरे जो पेपर 7 है इसकी जो मेजर से मेजर चीजें हैं ना वो आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगी, आप मोस्टली कनेक्टेड रहिए, ठीक है,
क्या चीज से गूगल से कनेक्टेड रहिए, छोटी छोटी चीजों को उसमें सर्च कर करके देखिए कि इसमें अभी क्या संशोधन हुए हैं, क्या नया चीज इसमें ऐड हुआ है, क्या लॉज में चेंज हुआ है। वो सब चीजों को अगर आप अपने आंसर में डालेंगे तो आपका आंसर जो है वो एलिवेट होगा। और क्या होता है जब आप अपने आंसर को लिंक करते हैं किससे, करंट अफेयर्स, ठीक है, जो अभी चल रहा है करंट में सिनेरियो, उससे अगर आप लिंक कर पाए तो आपका ये पेपर 7 जो है ये बहुत ही स्मूथ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, जो एक मेरा सजेशन है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, जब आप ये सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो जब न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं, रोज आप एक न्यूज़पेपर कोई ना कोई फॉलो करते होंगे, या जिन लोग न्यूज़पेपर नहीं भी फॉलो करते होंगे मंथली कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स के लिए, जब आपको उसमें कुछ दिखेगा ना जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, अधिनियम है, उनमें कुछ संशोधन हुआ है या फिर उनसे रिलेटेड कुछ बात आती है न्यूज में, तो आप वो चीज को पिक कर लीजिए और वो चीज को पिक करके उसको स्टोर करके रखते जाइए। तो जब आप वो एक्ट पढ़ेंगे, है ना, और जब उसको कॉपी में डील करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ये सजेशन है कि आप उसमें करंट से रिलेटेड चीजों को ज्यादा डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये नो डाउट आपके आंसर को बहुत एलिवेट करेगा, है ना। फिर बाकी आपके हर स्टूडेंट का जो रहता है पेपर पढ़ने का तरीका, डील करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन ये मेरा सजेशन था कि आप इसको अगर करंट से लिंक करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, तो आप ये चीज को देखते जाइए और अपने नोट्स में इस चीज को ऐड ऑन करते जाइए। ठीक, तो ये पेपर 7 की कुंजी ही यही है कि ये बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, और इस डायनेमिज्म को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर्स या तो फिर ये सारी चीजों से टच में बहुत रहना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स। आप थोड़ा सा जब इस सिलेबस को देख लेंगे ना, पढ़ लेंगे, तो जब कुछ भी न्यूज में आएगा तो आपका ध्यान वहां पे जरूर जाएगा कि अरे ये मेरे सिलेबस में है, अच्छा इस अधिनियम में ये चेंज हुआ है क्या, इस अधिनियम में ये संशोधन हुआ है क्या। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ वो रटने वाली चीजें नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आंसर को ऊपर उठा सकती हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक सिर्फ एक लिमिटेड जो सोर्स है उसी में ही नहीं रहना है। इस सब्जेक्ट के लिए आपको अपने मल्टीपल सोर्सेस भी रखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक बेसिक नोट्स ले लीजिए और उसके साथ में आप गूगल सर्च एक्टिव रखिए। ठीक है, गूगल सर्च प्लस करंट अफेयर्स, इसमें आपको क्या होगा, आप अपने बेसिक नोट्स के साथ में अपने नोट्स को उससे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये मेरा सजेशन है पेपर 7 के लिए, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इसे अपने आंसर में डालने की कोशिश करिए। ठीक, तो आपको हो सकता है आज पूरा समझ में आ गया हो कि पेपर 7 को किस ढंग से डील करेंगे और क्या करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट अधिनियमों को पढ़िए जो बार बार आते हैं, जो बड़े अधिनियम है उनको 15 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। ठीक, तो वो सारी चीजों को आप देखते रहिए कि क्या आ रहा है और क्या नहीं। ठीक, प्रीवियस ईयर्स का क्योंकि एक बार देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वो रेफरेंस लेने की जरूरत है। ठीक, महिलाओं से रिलेटेड जितनी धाराएं हैं आईपीसी सीआरपीसी में दी हुई हैं उन्हें पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं है कि अभी अगर नहीं पूछा है तो इस बार फिर नहीं पूछेगा। अगर देखो जो सबसे अच्छी चीज है पेपर 7 की वो ये है कि ये आपकी पेपर 7 की तैयारी तो कराती ही कराती है, साथ में ये आपको ऐसे पेपर के लिए भी प्रिपेयर करती है। आप इसके लिए जो योजनाएं पढ़ते हैं, आप इसके लिए जो धाराएं पढ़ते हैं, आप इसके लिए जो अधिनियम पढ़ते हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो प्रोविजंस पढ़ते हैं, प्रावधान पढ़ते हैं, वो सब आपको किस में देने के लिए काम आता है, कौन से पेपर में देने के लिए काम आता है, ऐसे के पेपर के लिए बहुत इफेक्टिव है वो। ठीक है, तो ये ऐसे वगैरह के पेपर में पेपर 7 की बहुत अहम भूमिका है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ऐसे के पेपर को सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है या लास्ट में देखा जाता है। ये पूरे पेपरों का एक निचोड़ होता है। तो पेपर 7 को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, इसे बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने जो नोट्स को है मल्टीपल सोर्सेस की जगह आप इंटरनेट के थ्रू ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो पेपर 7 पार्ट 1 हमने डील कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे पेपर 7 का पार्ट 2 जो है वो मैं किस ढंग से कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये देखेंगे कि पेपर 7 का पार्ट 2 जो है वो किस ढंग से हम कवर कर सकते हैं, उसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, मार्क्स स्कोर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।